हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई DSSB PGT होम साइंस का पेपर, जिसका ये 5th पार्ट है। इसका 6 पार्ट भी फ्रेंड बहुत जल्दी मैं इस पर डाल दूँगी अपने चैनल पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो 30/7/2021 को हुआ था। मेल फीमेल दोनों में ही ये सेम था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी हमें रिकमेंड करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्या है वीडियो में, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और आवश्यक वसा अम्ल की आहार संबंधित कमियों को डैश नाम के मनोवैज्ञानिक विकार से जोड़ा गया है। वो कौन सा विकार है जिसे मनोवैज्ञानिक विकार है जो अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और आवश्यक वसा अम्ल के आहार संबंधित कमियों के कारण होता है। फर्स्ट है अवसाद, दूसरा है मानसिक दबाव, तीसरा है थकान, चौथा है चिंता। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर अवसाद है। अवसाद मीन्स डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रोकन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सट्रैक्ट्स टू सिंपलर वंस इन नोन एज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, सेकेंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन, थर्ड कैटाबॉलिज्म, फोर्थ एनाबॉलिज्म। चलिए फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म जब जो हम खाते पीते हैं उसको पचाकर ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म है। सामान्यतः शब्दों में यह वह प्रक्रिया है जिसमें कैलोरी को ऊर्जा में बदल देती है और हमारे शरीर को हर समय ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है वो 24 घंटे चलती रहती है। दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या है उसे समझ लेते हैं। तो कैटाबॉलिज्म है सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं का समूह जिसमें फलस्वरूप भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं के टुकड़ों टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब जो बड़े बड़े होते हैं अंश, उनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, तो टूट कर ऊर्जा मुक्त करते हैं, ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। यह ऊर्जा अन्य जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। श्वसन एक कैटाबॉलिक क्रिया है। इस क्रिया के फलस्वरूप शरीर के भार में भी कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है वो भी देख लेते हैं। सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं जिसके फलस्वरूप शरीर में सामान्य अणुओं के जीव द्रव और अपेक्षाकृत बड़े अणुओं का निर्माण होता है, एनाबॉलिज्म कहलाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ही शरीर में नए पदार्थों का संश्लेषण, शारीरिक विकास, वृद्धि एवं संरक्षण संभव है। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण एनाबॉलिक क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एनाबॉलिक क्रिया है। और श्वसन क्रिया क्या है? वो कैटाबॉलिक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसी में बताया गया था कि बड़े बड़े चीज़ों को थोड़ा टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना सब्सटेंस को, वो क्या है? कैटाबॉलिज्म। राइट आंसर क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दुनिया के कई हिस्सों में होने वाले घेंघा रोग से बचने के लिए सभी भोजन तैयार करने में कौन सा नमक प्रयोग किया जाना चाहिए, भले ही उसका मूल्य अधिक हो? ठीक है फ्रेंड्स, तो घेंघा रोग से निपटाने के लिए कौन से नमक का उपयोग करना चाहिए भले ही उसका मूल्य अधिक हो? फर्स्ट आयोडीन युक्त नमक, दूसरा घेंघा नमक, तीसरा तीसरा समुद्री नमक, चौथा आयोडीन रहित नमक। तो फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NIN के अनुसार हमारे आहार का लगभग 1/5 भाग अर्थात सभी 3 प्रकार के वसा, पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड और ओमेगा 3 वसा अम्ल के लिए कितना प्रतिशत समर्पित होना चाहिए? 0.3%, 0.3%, 0.25%, 0.35%, 0.2%। तो राइट आंसर है 0.2%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन में भोजन को चबाना, भोजन को निगलना, पेट में अलोड़न क्रिया और आंत पथ
का लयबद्ध संकुचन है। फर्स्ट उपयोग, दूसरा अधिशोषण, तीसरा है अवशोषण, चौथा है यांत्रिक। तो ये उपयोग तो फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। अधिशोषण क्या है? अधिशोषण समझ लेते हैं। किसी गैस, द्रव या घुले हुए ठोस के परमाणुओं, आयनों, जीवाणुओं और अणुओं का किसी तरह से चिपकना, सरफेस पे चिपकना अधिशोषण कहलाता है। यह क्रिया शोषण, एब्सॉर्प्शन से इस अर्थ में अलग है कि शोषण में कई तरह की द्रव तथा ठोस के में घुल जाता है। अधिशोषण में अधिपोषण की सतह पर अधिशोषित की एक फिल्म बन जाती है। मतलब ये जो द्रव, गैस जो होते हैं, घुले हुए ठोस के परमाणु, आयनों को, जीवाणुओं को, अणुओं को, वो एक सतह, सरफेस पे चिपक जाते हैं, ठीक है। इसे ही अधिशोषण कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है अवशोषण। ये चिपकना एक क्रिया हो गई, ये चिपक रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये चिपकना क्रिया हो रही है किसी भी ऑर्गन में। जैसे समझ लीजिए ये हमारा स्टमक है, तो इस पे चिपकना ये एक क्रिया हो गई। अब अवशोषण को समझते हैं। अवशोषण में क्या होता है? रसायन शास्त्र में अवशोषण वह भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस या द्रव को अणु तथा परमाणु किसी अन्य द्रव या ठोस पदार्थ में समा जाते हैं। द्रव्यों द्वारा गैसों के अवशोषण करने वाले पदार्थ को अवशोषक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था? ये चिपक रहा था, और इसमें क्या है? इसमें अवशोषित कर लिया जा रहा है, अब इसके अंदर चला जा रहा है। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये अवशोषण हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ के अंदर चले जाने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। और अधिशोषण क्या है? किसी भी अंग पे चिपकने वाली चीज़, उसे अधिशोषण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है यांत्रिक क्रियाएं, क्योंकि ये जो क्रिया है ये एक यांत्रिक क्रिया है कि पहले भोजन को चबाया जाता है, फिर निगला जाता है, फिर पेट में उसका सारी क्रियाएं होती हैं, फिर पाचन नली से वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है? पाचन नली से आगे बड़ी आंत से होकर वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा क्या है? एक पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर यांत्रिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नाविकों में पाए जाने वाले कमी के लक्षणों में से विटामिन की खोज हुई है। नाविकों में पाए जाने वाली कमी के लक्षणों में किस विटामिन की खोज हुई है? फोलिक अम्ल, विटामिन सी, विटामिन ई, पायरिडॉक्सिन। तो फ्रेंड्स, जो नाविक होते हैं तो उनकी स्किन डिजीज़ उनमें देखी जाती है, जिसको स्कर्वी कहते हैं, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है, तो उसमें अगर जो समुद्र में सेनानी होते हैं, वो जब समुद्र में चलते हैं तो वो अपने साथ विटामिन का कुछ ही सोर्स ले जा पाते हैं, विटामिन सी का, क्योंकि विटामिन सी तो ताज़े खट्टे फलों में होती है या खट्टी चीज़ों में होती है, तो वो उसको उतना कैरी करके नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से मतलब ये विटामिन सी की उनकी बॉडी में कमी हो जाती है, जिससे उनमें स्कर्वी रोग देखा गया। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया? नाविकों को पाए जाने वाले सभी वाली कमी के लक्षणों में किस विटामिन की खोज हुई? तो वो हुई विटामिन सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वह स्थिति जब पेट का अम्ल बार बार वापस ग्रास नली में प्रवाहित होता है उसे कहा जाता है। फर्स्ट, गैस्ट्रोसाइफेजियन रिफ्लक्स डिजीज। सेकेंड है डायवर्टिकुलर डिजीज। तीसरा है डिस्फेजिया। चौथा है पैक्टिक अल्सर। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जो डेफिनेशन है ये है इसकी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ठीक है। वह स्थिति जब पेट में अम्ल बार बार वापस आता है, ग्रास नली में प्रवाहित होता है, तो उसे कहा जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब डायट्रिकुलर
डिजीज़ क्या है वो भी समझ लेते हैं। डाइट्रिकुलस डिजीज़ पाचन सिस्टम में से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंतों की दीवारों पर बने डाइकुला नाम के छोटे छोटे पाउच में संक्रमण फैल जाता है या फिर सूजन आ जाती है। इस स्थिति को डाइकुलर या डाइकुलाइटिस कहा जाता है। ये पाउच पाचन नली के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये एक पाउच होते हैं जो हमारी आहार नली में होते हैं, आंतों में होते हैं, और इनमें जब सूजन आ जाती है तो उस स्थिति को डाइटिकुलर डिजीज़ कहते हैं। डिस्फेजिया एक निगलने की दिक्कत है। ये एक मतलब खाने को जब निगल नहीं पाते, न्यूरोलॉजिकल समस्या है। जब हम खाने को निगल नहीं पाते तो उससे COPD रोग हो जाता है। ये जो दोनों ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये पहले की हमारी जो फर्स्ट वीडियो है इसी की DSSB की, उसमें भी ये दोनों ऑप्शन थे। तो ये दोनों ऑप्शन से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कुकुरमुत्ता में हो सकता है, कुकुरमुत्ता में क्या हो सकता है, क्या बीमारी हो सकती है? कृंतक, सी बोलुटिन, कॉलीफोर, जीवाणु, बीजाणु। तो फ्रेंड्स जो कुकुरमुत्ता होता है उसमें बी पॉलिटिज्म हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे नम स्थानों पर हो जाते हैं। पॉलिटिन मतलब डिब्बा बंद चीज़ों में होते हैं, और ये इसके कुकुरमुत्ता के पैकेट बनाए जाते हैं, तो उनमें ये हो सकता है पॉलिटिज्म। नेक्स्ट है चिकित्सीय आहार है। स्तनपान के दौरान आहार भोजन योजना को कुछ खाद्य पदार्थों या पोषण तत्वों के सेवन को नियंत्रित करती है। जिम में दिया गया मिल्कशेक, फोर हवाई जहाज में परोसा जाने वाला खाना। तो चिकित्सीय आहार जो है थेरेपेटिक डाइट होती है, वो होती है भोजन योजना जो कुछ खाद्य पदार्थ एवं पोषक तत्वों के सेवन को नियंत्रित करती है। ये तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, जो शरीर की खनिज सामग्री का 52% और शरीर के भार का 1.2% है? तो वो है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर है कैल्शियम, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इकाई की सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में बल किस रूप में व्यक्त किया जाता है? डाइन, न्यूटन, किलोजूल, द्रव्यमान और भार। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GMP का पूर्ण प्रपत्र क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्रे मार्केट प्रीमियम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर जनरल मेरिट प्राइवेट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 3 गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो रेटिनॉल के उप समूह को संदर्भित करता है और ऑल्टॉस रेटिनॉल की जैविक गतिविधि होती है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए रेटिनॉल को विटामिन ए कहा जाता है, तो यहीं से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि विटामिन ए की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब विटामिन B12 को क्या कहते हैं? विटामिन B12 को कोबालमिन कहते हैं, कोबालमिन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन ई को टोकोफेरल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर species is responsible for its which parameters? First, nutritive parameter, second, texture parameter, third, quality parameter, fourth,
साइज। तो फ्रेंड्स अगर जेनेटिक की बात की जाए, जेनेटिक बैकग्राउंड की, तो हमारे जो न्यूट्रिटिव पैरामीटर्स इसमें नहीं आते, क्योंकि न्यूट्रिटिव जो हमारी न्यूट्रिटिव है वो हमारे जो बुज़ुर्गों में न्यूट्रिटिव थी वो हमारे अंदर हो, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हम जो खाते हैं उससे होता है। टेक्सचर पैरामीटर्स तो ये भी नहीं है, टेक्सचर्स भी ज़रूरी नहीं है कि सब सिमिलर हों, सबकी शक्लें अलग अलग होती हैं। थर्ड आता है क्वालिटी पैरामीटर। तो क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि जैसे बड़ों में जो क्वालिटीज़ होती हैं वही उनके बच्चों में भी देखी जा सकती हैं। साइज़ मैटर नहीं करता, तो राइट आंसर होगा क्वालिटी पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर किन दो घटकों से बना है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक और आदर्श शरीर भार से। दूसरा, मानव मितीय माप और शरीर द्रव्यमान सूचकांक से। तीसरा, ऊंचाई और भार से। चौथा, वसा द्रव्यमान मास और वसा रहित द्रव्यमान। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है वो है वसा द्रव्यमान मास वसा रहित द्रव्यमान। ठीक है, शरीर किन दो घटकों से बना है? तो वसा द्रव्यमान मास और वसा रहित द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज considered as a good indicator of the quality is in addition to give pleasure. First, texture. Second, tasty. थर्ड, कलर. फोर्थ, साइज। तो फ्रेंड्स हमारी आंखों को जो लुभाता है वो है कलर, तो राइट आंसर कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICMR के अनुसार अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले सामान्य अस्पताल के आहार में कितनी ऊर्जा और प्रोटीन मौजूद होती है? फर्स्ट, 1900 to 2000 कैलोरीज 40 ग्राम प्रोटीन, 1600 to 22 किलो कैलोरीज 40 to 70 ग्राम प्रोटीन, 2000 to 21 किलो कैलोरीज 40 to 45 ग्राम प्रोटीन, 700 to 1800 कैलोरीज 50 to 55 ग्राम प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 16 to 22 कैलोरीज किलो कैलोरीज 50 to 40 to 70 ग्राम प्रोटीन। डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूब फीडिंग के दौरान व्यावसायिक रूप से आपूर्ति किए जाने वाले बहुलक मिश्रण को कहा जाता है? फर्स्ट, कॉम्प्लान। सेकंड, द्रव आहार। तीसरा, प्राकृतिक खाद्य रस। चौथा, सप्लीमेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात जो हो रही है दौरान व्यावसायिक रूप से आपूर्ति रूप दिए जाने वाले बहुलक मिश्रण, तो यहाँ पे जो मार्केट से खरीद के पिलाया जाता है वो है कॉम्प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्लान को ट्यूब में ऐड किया जाता है, जो दूध में मिलाकर या पानी में घोलकर उसको ट्यूब द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधे और कुछ खाद्य पदार्थ, तो पौधे तथा कुछ खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जी, नट्स, तेल और साबुत अनाज में कम मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रकार का रसायन जो शरीर में ऐसे कार्य करता है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। फर्स्ट, जैव सक्रिय पदार्थ। दूसरा, गैर जैव रासायनिक पदार्थ। तीसरा, जैव रासायनिक पदार्थ। चौथा, पेप्टाइड पदार्थ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जैव सक्रिय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अ डाइट विच इज अ qualitative modified version of a basic nutrition diet which has been tolerated to suit the changing nutrition needs of a patient disease considered is called फर्स्ट, हेल्दी डाइट। दूसरा, थेरेपेटिकल डाइट। तीसरा, क्लिनिकल डाइट। चौथा है न्यूट्रिशन डाइट। तो हेल्दी डाइट फ्रेंड्स, हेल्दी डाइट उसे कहते हैं जो हम खाते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। दूसरा होता है थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट क्या है उसको समझ लेते हैं। थेरेपेटिक डाइट जो होती है वो एक किसी बीमारी के उपचार स्वरूप दी जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। आर डाइट विच इज क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव मॉडिफाइड
version of the basic nutrition diet which has been tolerated to suit the changing nutritional needs of a patient. यहाँ देखिए दिया है डिजीज कंडीशन इन इज कॉल्ड, तो वो है थेरेपेटिक डाइट। अच्छा, क्लिनिकल डाइट क्या होती है? क्लिनिकल डाइट वो दी जाती है जब आपको किसी रोग के उपचार हेतु या किसी ऑपरेशन से पहले कुछ एक निश्चित जैसे तरल आहार दे दिया, उसको क्लिनिकल डाइट कहते हैं। जब किसी मेजर जैसे किसी सर्जरी से होने से पहले जो डाइट दी जाती है उसे क्लिनिकल डाइट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which diet is given to all patients who cannot eat via digestive system, mouth to stomach feeding? First, tuberal nutrition. Second, enteral nutrition. Third, total pre-enteral nutrition. Fourth है हॉस्पिटल न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट पहले हम समझते हैं कि है क्या ट्यूबरल न्यूट्रिशन। ट्यूबरल फीडिंग इज अ थेरेपी वेयर इज फीडिंग ट्यूब supplying nutrition to people who cannot get enough nutrition through eating. A flexible tube is inserted through the nose or belly area to provide nutrition by delivering liquid nutrition directly into the stomach or small intestine। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंटरनल न्यूट्रिशन। तो इंटरनल न्यूट्रिशन वो है एक फीडिंग ट्यूब अथवा आहार नली के माध्यम से आहार सीधे पेट या आंतों में पहुंचाया जाता है। पेरेंटल पोषण में पोषक तत्वों के अंतर शिरा माध्यम से किया जाता है और जठरांत संबंधी मार्ग की पूरी तरह से बाईपास किया जाता है। मतलब जो जितने भी जहाँ माउथ से लेकर के पेट तक का जो पोर्शन होता है उसको बाईपास कर दिया जाता है, तो वो हो गया एंटेरल न्यूट्रिशन। ठीक है, टोटल प्री पेरेंटल पोषण जो है वो क्या होता है? वो होता है पोषण जब शर्करा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा तरल पदार्थ सहित सभी पोषक तत्वों को आपूर्ति अंतःशिरा मार्ग में की जाती है, तब उसे टोटल किया जाता है। अब मैं इसको आपको साधारण शब्दों में बताती हूँ। ये जो होता है ट्यूबुलर न्यूट्रिशन, ये ट्यूब के द्वारा दी जाती है जिसके अंतर्गत ये दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब इंटरनल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब आपको मुंह में से ना दे करके आपके पेट में मतलब कट लगाकर उसके थ्रू कुछ ही पोषक तत्व जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, खाली वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो होता है इंटरनल न्यूट्रिशन। और टोटल प्री इंटरनल न्यूट्रिशन में सारे पोषक तत्व जो आप मुंह से नहीं खा सकते हैं पर आपको ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ आपको पेट में ट्यूब के थ्रू दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो तीनों है ऑलमोस्ट सेम है, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में डिटेल से एक PDF सेंड करी है, आप वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। PDF जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में से कौन हाइड्रोफिलिक है और विलियम के कोलाइड के रूप में परीक्षित है? फर्स्ट, प्रतिऑक्सीकारक, दूसरा स्टेबलाइजर और थिकनर, तीसरा विरंजक और परिपक्वन एजेंट, चौथा पाइसीकारक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सेकंड है, स्टेबलाइजर और थिकनर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मौखिक भोजन संभव नहीं है तो खाने की कौन सी विधि की सिफारिश की जाती है? पूरक आहार, एंटर और पैरा एंटर, भरण, चम्मच से खिलाना, इंजेक्शन से खिलाना। तो फ्रेंड्स अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी है। टेलीग्राम चैनल पर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the medium of all cell fluids including digestive juice, lymph, blood, urine and pre-respiration? इसका आंसर होगा फर्स्ट वाटर, सेकंड प्रोटीन, तीसरा मिनरल,
चौथा सॉल्वेंट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वाटर। वाटर की इन सब की इसमें वाटर ज़रूरत होती है। FSIS HACC के अनुसार, पहले हम समझ लें, पहले हम पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल में देखते हैं। FSIC HACCP के अनुसार को भी जैविक, रासायनिक एवं भौतिक संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कारण भोजन मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है अपमिश्रण, दूसरा है खाद्य सुरक्षा खतरा, तीसरा है रासायनिक मिश्रण, चौथा है जीवाणु संक्रमण। तो पहले हम समझ लेते हैं FSIS का क्या है फुल फॉर्म। तो फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विस। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विस, ये हो गया FSIS का फुल फॉर्म। दूसरा है HACCP, तो इसका फुल फॉर्म है हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, PI है पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब यहाँ पे हैज़र्ड की बात हो रही है, यहाँ पे जैव रासायनिक ये जो होता है कारणों से मानव के भोजन असुरक्षित की भावना, तो ये जो होता है ये डेफिनेशन दी गई है किसकी, HACCP की। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा खाद्य सुरक्षा खतरा, हैज़र्ड खतरा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको वीडियोस में और क्या चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।